हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो उच्चतम न्यायालय के ऊपर होने वाली है। तो चलिए हम उच्चतम न्यायालय के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय का पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, जो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 में किया गया था। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। फिर अगला पॉइंट आता है, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में दिया गया है। जो हमारा भाग 5 है संविधान का, उसके आर्टिकल 124 से 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में दिया गया है। और उसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में जैसे उच्चतम न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस समय उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? टोटल 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस समय CJI कौन है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी जजों का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट करते हैं यानी नियुक्ति करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, इसी तरह अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह के ऊपर और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो उस अवस्था में जो हमारे CJI हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी जो परामर्श है उसका आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे दूसरे जजों की। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, न्यायाधीशों की अर्हताएं। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, वह भारत का नागरिक होने चाहिए। पहला पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही है कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, न्यायाधीश होना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट आता है, उसे उच्च न्यायालय का विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। आप लोग को ये समझा देता हूँ यहाँ से, ये तो समझ में आ गया होगा, भारत के नागरिक होने चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, वह उच्च न्यायालय किसी सुप्रीम कोर्ट में वो 5 साल तक जज होने चाहिए। किसी भी सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक उनको जज होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है, उन्हें उच्च न्यायालय किसी सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकालत यानी वकील होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रपति के मत में उन्हें सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है,
शपथ या प्रतिज्ञा। उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना कार्यकाल संभालने से पहले राष्ट्रपति के सामने अपना शपथ लेना पड़ता है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी टेन्योर कितना होता है इनका न्यायाधीशों का। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है ये तय नहीं किया गया है, जैसे 5 साल 6 साल कितने साल तक ये न्यायाधीश बने रहेंगे, कोई तय नहीं किया गया। लेकिन हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं, 3 बातें इसमें ध्यान देने लायक हैं। वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, ठीक है। और उसके आगे इस मामले में किसी भी प्रश्न उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी जो हमारे न्यायाधीश हैं वो अपना पद जो है त्यागना चाहते हैं, अपना पोस्ट छोड़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना लिखित में त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने पद से मुक्ति पा सकते हैं। या फिर उनको संसद के द्वारा भी उनके संसद के सिफारिश पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति उन्हें उनके पदों से बर्खास्त कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि अगर उन्हें जब राष्ट्रपति निकालेंगे तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए न्यायाधीशों को हटाना, अगर न्यायाधीशों को हटाना हो तो संसद को क्या क्या करना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में 2/3 का समर्थन प्राप्त होने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी कि पूर्ण बहुमत विशेष बहुमत के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है, या फिर उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं उनको न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रबंध करता है, ठीक है। फिर उसके आगे आता है, ये पहला पॉइंट है कि किस तरह उनको हटाया जा सकता है। तो निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा के मामले में, ठीक है, और 50 सदस्य जो है राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष और सभापति को देना चाहिए। यानी कि लोकसभा में जो है 100 सदस्यों का और राज्यसभा में 50 सदस्यों का साइन होना चाहिए, और उसके बाद लोकसभा के जो सदस्य हैं 100 साइन करके अध्यक्ष के पास भेजेंगे और जो 50 सदस्य हैं राज्यसभा के वो सभापति के पास भेजेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अध्यक्ष और सभापति जो हैं इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगला पॉइंट आता है, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष और सभापति को इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। अगर वो शामिल कर लेते हैं, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं अध्यक्ष और सभापति, तो उन्हें एक 3 सदस्यीय जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे देख लेते हैं। समिति में शामिल होने के लिए होने चाहिए मुख्य न्यायाधीश हों या फिर उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होना चाहिए।
फिर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी होने चाहिए। ये तीनों होने चाहिए उस समिति में। और उसके बाद यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या दोषी या असक्षम पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। ठीक है, अगर समिति पाती है कि दुर्व्यवहार, दोषी या फिर असक्षम है तो उस प्रस्ताव को संसद में प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। फिर उसे विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव को पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा याद रखने वाली है नोट्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए नोट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, अगर मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, उनके ऊपर उनके पास एक शक्ति है कि वह किसी भी जो न्यायाधीश हैं उसको उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो। और दूसरा पॉइंट रहता है किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो चुके हैं न्यायाधीश, उसे अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं, परंतु ऐसा संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर आगे देखते हैं। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपयोग करने योग्य होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्तियाँ और विशेष अधिकारों का अधिकार होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह किसी भी उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन वह तभी कर सकते हैं जब राष्ट्रपति उन्हें अपनी स्वीकृति देंगे यानी मंजूरी देंगे। और अगर राष्ट्रपति उन्हें मंजूरी दे देते हैं और कोई जो है सेवानिवृत्त व्यक्ति है, न्यायाधीश है, वो अगर कार्यकाल अपना कार्य करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय शक्ति, विशेष अधिकार और इन सबका अधिकार होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट में मैंने पूछा था हमारे अभी जो CGI हैं कौन है, वो हमें बताइए CGI कौन है अभी, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।